हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वेलफेयर पर। आज हम सब पढ़ेंगे मुद्रास्फीति की गणना और इसके विभिन्न प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना। तो इसकी दो विधियां हैं, एक कीमत सूचकांक विधि, दूसरी जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अवस्फीति। तो जीडीपी अवस्फीति को हम लोग स्किप करते हुए जीडीपी के साथ पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कीमत सूचकांक विधि पर नज़र डालते हैं। तो कीमत सूचकांक विधि, इस विधि में चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में आए औसत परिवर्तन की गणना की जाती है। मतलब किसी एक वस्तु या सेवा की वृद्धि कीमत यह प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ बास्केट्स बनाई जाती हैं जिसमें कुछ वस्तुओं और सेवाओं का निश्चित भारांश दिया जाता है। इसी के तहत इसके आधार वर्ष के साथ मुद्रास्फीति की गणना के लिए एक आधार वर्ष निश्चित किया जाता है। उस आधार वर्ष के आधार पर कीमत सूचकांक विधि की गणना की जाती है। तो इसके मेनली 3 प्रकार माने गए हैं और बाकी हम लोग 5 प्रकार के का अध्ययन किया है। तो वो 3 प्रकार कुछ इस प्रकार हैं, जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उत्पादक कीमत सूचकांक। थोक मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब WPI। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। और उत्पादक कीमत सूचकांक को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, PPI। और साथ ही देख लेते हैं दो और अन्य कौन कौन से हैं। तो दो और अन्य में हैं, एक हो गया हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, IIP, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। और दूसरा आवास कीमत सूचकांक, NHB। तो अब हम इन सब का विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं पेज नंबर 2 पर और देखेंगे पहले नंबर पर थोक मूल्य सूचकांक, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके तहत इस सूचकांक में केवल वस्तुओं का थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है। थोक मूल्य का तात्पर्य कि अधिक मात्रा में वस्तुओं की बिक्री का प्रथम विक्रय मूल्य या थोक मूल्य होता है, कि किस पर वस्तुएं पहली बार बेची जा रही हैं, वह उसका थोक मूल्य होता है। WPI की गणना आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा की जाती है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक कार्यालय होता है, जिसे DIPP, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मतलब आर्थिक सलाहकार का कार्यालय कहते हैं। WPI की गणना में केवल वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। WPI की गणना मासिक आधार पर की जाती है। इसमें 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और ऊर्जा, विनिर्मित उत्पाद। तो ये थी हमारी WPI की सामान्य जानकारी। तो इसके साथ हम देख लेते हैं कि WPI की जो नई श्रृंखला बनाई गई है, कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं। तो बदलाव क्या हैं? तो हाल ही में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की समिति के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें कुछ बदलाव सामने आए। तो बदलाव क्या क्या है? जैसे आधार वर्ष 2004 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। प्राथमिक वस्तुओं के भारांश जो लगभग 2.5% की वृद्धि कर दी गई। वस्तुओं की कुल संख्या पहले 676 थी, बदल कर उसे 697 कर दिया गया। इसके तहत WPI की जो गणना करते समय अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है WPI और PPI को एक जैसा समरूप बनाना। और खाद्य मुद्रास्फीति, मतलब जो खाद्य प्रोडक्ट्स हैं जो डेली यूज़ के खाने योग्य, मतलब फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए WPI फूड इंडेक्स की पृथक शुरुआत की गई। एक अलग इंडेक्स बनेगा, जिसका कारण यह है कि आसानी से पता लगा सके कि खाद्य मुद्रास्फीति कितनी है और उसको नियंत्रण आसानी से किया जा सके। तो नीचे मैंने एक टेबल भी बना दी है जिसमें 4 प्रकार की वस्तुएं दी हुई हैं, तीन प्रकार की वस्तुएं दी हुई हैं, ऊपर टोटल दी हुई है, उसमें किस किस प्रकार से उनका 3 बार में वर्गीकरण किया गया है। तो उसको एक बार देख लेंगे। कई बार वनडे एग्ज़ाम्स में ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि किसका कितना परसेंटेज है और किस में कितनी वस्तुएँ हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आखिर WPI की उपयोगिता क्यों आई, क्यों WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर गणना करना पड़ा। तो यह जो सूचकांक है यह समग्र आर्थिक स्तर पर थोक मूल्य के बारे में जानकारी देता है। मतलब इसके आधार पर सरकार उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि कर भी नियंत्रित कर सकती है कि उपभोक्ता मूल्य थोड़ा बढ़ा दिया जाए और थोक मूल्य कम है, या उसमें कम या ज़्यादा करके
उसको नियंत्रण कर सकती है। हालांकि यह निवेशकों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए WPI मुख्य रूप से बनाया जाता है, ताकि निवेशक अपने फ़ायदे नुकसान को सोच समझकर कुछ निवेश कर सकें। मतलब इसका विभिन्न प्रकार से यूज़ होता है, लेकिन इनका विभिन्न मेनली जो कह सकते हैं वो व्यापारिक समझौतों में मुद्रास्फीति के आधार को बनाए रखने के लिए या उसके आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए इस इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति को हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि निवेश वही सक्सेसफुल माना जाता है और वही करना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मुद्रास्फीति ऐड करने के बाद भी हमें लाभ हो। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नंबर इसी पेज पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसके तहत वस्तुएं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, जो उपभोक्ता मूल्य में औसत परिवर्तन की गणना के बारे में दर्शाता है। मतलब इसमें वस्तुएं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा की जाती है। CPI के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। कह सकते हैं कि पुरानी जो CPI की श्रृंखला थी उसमें 4 प्रकार से शामिल किया गई थी कैटेगरी, जैसे CPI IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI RLW मतलब ग्रामीण मजदूर, CPI AL मतलब कृषि मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर। तो ये जो 3 प्रकार थे इनको गणना श्रम ब्यूरो द्वारा श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती थी। एक चौथा भी था CPI UNME, तो इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि CPI की नई गणना क्या होती है, नई श्रृंखला कैसे बनाई गई, क्या इसके मानक हैं। तो नई श्रृंखला के आधार पर इसका 2010 आदर्श वर्ष बदलकर 2012 कर दिया गया और वस्तुओं को 6 समूह में बांट दिया गया। तो वह 6 समूह देखें कौन कौन से हैं। पहला है खाद्य एवं पेय पदार्थ, दूसरा पान तंबाकू और नशीले पदार्थ, तीसरा कपड़े और जूते, चौथा आवास, हालांकि चौथे को अलग कर दिया गया है जिसे हम आगे NHB पढ़ेंगे आवास कीमत सूचकांक के तौर पर, पाँचवें में ईंधन और प्रकाश और चौथे में अन्य विविध सेवाएं। हालांकि जो CPI की नई श्रृंखला है उसके तहत पान तंबाकू और नशीले पदार्थ को भी पृथक समूह में रखा गया है। तो जानेंगे कि CPI की क्या उपयोगिता रही, क्यों CPI लाया गया। तो यह जो सूचकांक था उपभोक्ता की क्रय शक्ति को प्रदर्शित करता है, अर्थात मतलब अगर अर्थव्यवस्था में छोटी सी भी अगर कोई उथल पुथल हुई है उसके सूक्ष्म आकलन की तस्वीर को यह CPI इंडेक्स प्रदर्शित करता है। तो इसके आगे हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे 3 नंबर उत्पादक कीमत सूचकांक, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI। तो यह सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमत के औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसमें उत्पादक के दृष्टि से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में बदलाव को दर्शाया जाता है। इस दृष्टिकोण में हालांकि जो कीमतें होती हैं उसमें लागत को शामिल नहीं किया जाता है, उत्पादन के कारक में लागत को शामिल नहीं किया जाता है। तो लागत में जैसे कि टैक्स, परिवहन लागत, ये सब शामिल नहीं होते हैं। हालांकि इसके तहत जब कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में प्रवेश करता है या कच्चे माल के तौर पर प्रवेश करता है तो उसे इनपुट PPI कहते हैं। ऐसे जब कोई उत्पाद फैक्ट्री से बनकर बाहर निकलता तैयार होकर तो उसे आउटपुट PPI कहते हैं। तो इसमें इसका आधार वर्ष 2011-12 है और इसका मासिक आधार पर गणना की जाती है। तो इसी के आगे अब हम देखेंगे, इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि VN गोलदार समिति के द्वारा PPI से संबंधित कुछ नई सिफारिशें दी गई, जिसमें आधार वर्ष को बदला गया था और गणना को बदला गया था, मासिक आधार पर गणना की जा रही थी। और साथ ही ये भी देख लेंगे कि प्रायोगिक तौर पे यही किया जाना चाहिए था कि व्यापक विचार विमर्श के बाद में WPI PPI के एक जैसा बनाने की कोशिश की गई। तो अब साथ ही देख लेते हैं कि WPI PPI में क्या अंतर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आवास कीमत सूचकांक NHB। तो जो WPI है वह थोक मूल्य सूचकांक आधार पर की गणना की जाती है। उत्पादन में कीमतों के अलावा अन्य भी लागतें शामिल होती हैं। गणना में दोहराव की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। गणना में केवल वस्तुएं शामिल होती हैं। अब यही PPI में देखेंगे, उत्पादन की कीमतों के आधार पर गणना की जाती है, मतलब जो उत्पादक होता है वहीं पे गणना की जाती है। इसमें लागतें
नहीं शामिल होती, जैसे टैक्स और परिवहन नहीं शामिल होता है। गणना की दोहराव की संभावना एकदम न्यूनतम होती है। गणना में वस्तु एवं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। तो हम अब देखेंगे चौथा, आवास कीमत सूचकांक NHB। तो यह सूचकांक भारत का पहला एक ऐसा आधिकारिक आवास कीमत सूचकांक है जिसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय के आदेश पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 2007 में की गई। यह सूचकांक सूक्ष्मतम स्तर पर शहरी और ग्रामीण राष्ट्रीय स्तर पर आवास कीमतों की गणना करता है, जिसके तहत इसकी गणना तिमाही आधार पर की जाती है और जानकारी देता है। इस गणना के माध्यम से जानकारी प्रदान होती है कि विभिन्न निर्माता जैसे बैंक, निवेशक और निवेश संबंधी जो निर्णय लेते हैं उनके लिए जानकारी प्राप्त करना, जानकारी देना, इस आंकड़ों से सहायता प्रदान करना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो वर्तमान में आवास कीमत सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2012-13 माना गया है। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पर। तो इस 4 नंबर पेज नंबर पर हम देखेंगे कि हमारा 5वां है जो लास्ट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब IIP। तो यह है सूचकांक एक नियत अवधि के अंदर कुछ चुनिंदा उद्योगों को शामिल करते हुए उनके उत्पादन में परिवर्तन को व्यक्त करता है। यह एक प्रकार का औद्योगिक निष्पादन का पैमाना है। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मासिक आधार पर की जाती है। IIP के अंतर्गत उद्योगों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। विनिर्मित उत्पाद जिसका 77.6% क्षेत्र शामिल है, खनन 14.4% और विद्युत का 8%। तो IIP का आधार वर्ष 2004 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। वर्तमान में IIP में 8 प्रमुख उद्योगों का भारांश लगभग 40% है। ये 8 प्रमुख उद्योग कुछ इस प्रकार हैं, जिनकी गणना पहले DIPP के द्वारा 2011-12 के आधार वर्ष पर की जाती थी, लेकिन अब इसकी गणना DPIIT के द्वारा की जाती है। तो हम देखेंगे 8 उद्योग कौन कौन से हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। तो अब इसके साथ हम कुछ शब्दावलियाँ भी हैं, उन शब्दावलियों पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे फिलिप्स वक्र। तो फिलिप्स वक्र यह वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जो एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। मतलब मुद्रास्फीति दर जैसे जैसे बढ़ेगी उसके साथ साथ बेरोजगारी दर में कमी आएगी। तो इससे यह होता है कि बेरोजगारी दर को अगर नियंत्रण करना है तो मजदूरी दर में वृद्धि करना आवश्यक है। तो इसका एक वक्र बना हुआ है आपके पेज पे पेंसिल से, उसको देख सकते हैं। अब साथ ही दूसरा देख लेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है तो बास्केट की सारी वस्तुओं को शामिल किया जाता है इसमें। तो मुद्रास्फीति का निर्धारण करते समय यदि बास्केट की सभी वस्तुओं को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त मुद्रास्फीति दर को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर WPI के आधार पर की जाए, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाए तो WPI हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाती है। अगर यही CPI के आधार पर किया जाए तो CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाती है। अब इसके बाद हम देख लेंगे कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में खाद्य वस्तुएं और ईंधन, इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो बनता है कि यदि मुद्रास्फीति की गणना खाद्य वस्तुओं और ईंधन के प्रभाव को हटा दिया जाए तो इससे कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। कोर मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर, CPI और WPI दोनों के आधार पर की जाती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते रहेंगे नए वीडियोस के साथ। तो अगले टॉपिक में हम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के साथ में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।